अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा व्हाट आर द लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब हम देखेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग द लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। वो फैक्टर्स जो कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को इफेक्ट करते हैं। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आर वीकर दैन डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस, क्योंकि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर होती हैं और वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जनरेट होती हैं। दैट्स वाई दीज फोर्सेस आर वेरी वीक एज कम्पेयर टू द डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस। द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज डिपेंड ऑन द टू फैक्टर्स। जो पहला फैक्टर है वो है साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, एटम और मॉलिक्यूल, जिसे हम पोलराइजेबिलिटी भी कहते हैं। कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसका साइज कितना है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कितना फैला हुआ है। जितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा फैला हुआ होगा, जितना एटम का साइज लार्ज होगा, जितना उसका रेडियस ज़्यादा होगा, उतनी ही पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, उतनी ही लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। अब हम देख लेते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज़ द पोलराइजेबिलिटी, कि पोलराइजेबिलिटी आखिर है क्या। पोलराइजेबिलिटी इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैन बी डिस्टॉर्टेड और पोलराइज्ड। पोलराइजेबिलिटी बेसिकली पोल्स का जनरेट हो जाना, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का डिस्टर्ब हो जाना। जब डायपोल्स नहीं बने होते तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सिमेट्रिकल होता है, लेकिन जैसे ही डायपोल क्रिएट हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाता है, टूट जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब हो जाता है, मॉलिक्यूल पोलराइज्ड हो जाता है। इसी को हम पोलराइजेबिलिटी कहते हैं कि कितना मॉलिक्यूल पोलराइज्ड हुआ है, कितना उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्ट हुआ है, कितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब हुआ है, उसे ही हम पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। व्हेन वी से अ स्पीशीज पोलराइज्ड, जब हम कहते हैं कि कोई स्पीशी पोलराइज्ड हो गई है, इट मीन्स टेम्परेरी डायपोल्स आर क्रिएटेड, टेम्परेरी डायपोल्स क्रिएट हो चुके हैं। इसी को हम पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। और पोलराइजेबिलिटी कैसे जनरेट होती है? दिस इज पॉसिबल इफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैन बी डिस्टर्ब और डिस्टॉर्टेड। अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब हुए हैं, डिस्टॉर्ट हुए हैं, तभी पोलराइजेबिलिटी जनरेट होगी। दिस इंक्रीज डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्रिएट द स्ट्रॉन्गर फोर्सेज। जितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्ट होगा, जितनी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, उतना ही फोर्सेस की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्ट होता है या उसके अंदर पोलराइजेबिलिटी जनरेट होती है, वो किस पर डिपेंड करती है? एटम के साइज पे, एटम के रेडियस पे, जैसे कि मैंने स्टार्ट में कह दिया है कि जितना एटम का साइज ज़्यादा होगा, जितना उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा फैला हुआ होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उसी हिसाब से डिस्टर्ब भी ज़्यादा होगा और पोलराइजेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा जनरेट होगी। द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एटम। ये एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के साइज पर स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस डिपेंड करती है। When the size of the atom or molecule is large, then dispersion becomes more easy and forces become more prominent. जितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा फैला हुआ होता है, जितने नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होते हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, डिस्पर्शन उतनी ही ईजीली और ज़्यादा होती है, पोलराइजेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो बेटा अभी पहले मैं आपको पोलराइजेबिलिटी का एक डायग्राम की मदद से कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगी कि पोलराइजेबिलिटी आखिर कैसे जनरेट होती है इन द बिगर मॉलिक्यूल्स की जब हम बात करते हैं। यहाँ पर मेरे पास मैंने दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं, दो एटम्स के मॉलिक्यूल बेसिकली। एक मेरे पास हीलियम है, हीलियम के दो मॉलिक्यूल्स हैं। दूसरा मेरे पास नियोन है, नियोन के भी मैंने दो मॉलिक्यूल्स लिए। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका एक ही शेल होता है, इसका साइज छोटा है। लेकिन जब हम बात करते हैं नियोन की, नियोन के एटॉमिक नंबर 10 है, इसके पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड फैल गया है, इसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर गए हैं, इसका रेडियस बढ़ गया है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जनरेट हो रहा है हीलियम के अंदर, इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। पहले एक इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस होगा, फिर दूसरा जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स ने इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया है, तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज। फिर इस पॉजिटिव चार्ज ने इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, तो ये इंस्टेंटेनियस डायपोल था और दूसरा इंड्यूस डायपोल हो गया।
अब इसका अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो फैला है वो छोटा है, स्मॉल साइज है, डिस्टॉर्शन कम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इतना फैला हुआ नहीं है। लेकिन जैसे ही हम नियॉन पे आते हैं, नियॉन का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस हुआ। अब ये जो डायपोल इंस्टेंटेनियसली इंड्यूस हुआ है, इसका साइज लार्ज है। अब इसने क्या करना है, दूसरे के अंदर भी पोलराइजेबिलिटी जनरेट करनी है। चूंकि दूसरे का साइज भी लार्ज है, इधर जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जनरेट होगा उसका साइज क्या होगा, लार्ज होगा। अब चूंकि साइज लार्ज है दोनों डायपोल्स का, इंड्यूस्ड डायपोल, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। पोलराइजेबिलिटी लार्ज साइज होने की वजह से ज्यादा अच्छी तरह इंड्यूस हुई है। लार्ज साइज, मोर रिपल्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं, मोर डिस्टॉर्शन, मोर पोलराइजेबिलिटी। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो पोलराइजेबिलिटी जनरेट हुई है, बिगर पोलराइजेबिलिटी, बिगर साइज, लार्ज डिस्टॉर्शन, मोर डिस्पर्शन। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा फैला हुआ है। जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा फैला हुआ होगा तो फिर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा जनरेट होंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम फैला हुआ था, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा फैला हुआ है, लार्ज साइज है। इसका लार्ज साइज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा डिस्पर्स करेंगे एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मोर फैलेगा, मोर पोलराइजेबिलिटी, सो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस भी बढ़ेंगी। सो अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 8 की बात करें, ग्रुप नंबर 8 बिलोंग्स टू नोबल गैसेस, हीलियम, नियोन, आर्गोन, जीनोन। नोबल गैसेस डू नॉट मेक कोवेलेंट बॉन्ड विद ईच अदर एटम्स। नोबल गैसेस को कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नोबल गैसेस का आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होता है। बिकॉज देयर आउटरमोस्ट शेल आर कंप्लीट, these are monatomic gases and non-polar। ये मोनोटॉमिक गैसेस हैं, नॉन पोलर हैं। हीलियम या नियोन या आर्गन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे और जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जनरेट करेंगे वो इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। एज वी मूव डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, इन द ग्रुप नंबर 8, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन, हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे रेडॉन, तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते जाएंगे हीलियम टू रेडॉन। बिकॉज साइज बढ़ा है, साइज बढ़ेगा, मोर पोलराइजेबिलिटी, मोर डिस्पर्शन, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा फैला हुआ होगा, ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होंगी। जैसे कि आप अब ग्रुप नंबर 7 में भी देख सकते हैं। ग्रुप नंबर 7 बिलोंग्स टू द हेलोजन्स। हेलोजन्स आर आल्सो नॉन पोलर, F2, Cl2, I2, Br2, दीज आर ऑल नॉन पोलर। इसका एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जड़ेगा थ्रू द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। और कहता है देयर फिजिकल स्टेट्स at room temperature are quite different. Fluorine and chlorine are gases, bromine is liquid and iodine is solid. ऐसा क्यों है, इनकी फिजिकल स्टेट्स डिफरेंट क्यों हैं? बिकॉज एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेज, साइज इंक्रीज करेगा तो मोर पोलराइजेबिलिटी तो मोर डिस्पर्शन, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड विल बी मोर डिस्टॉर्टेड, मोर डिस्पर्स्ड, strength of forces will be increased and their state will also be changed. Fluorine and chlorine are gases, bromine is liquid while iodine is solid. The reason is that increase in molecular size as we move down the group in the periodic table, electronic cloud of the molecules become bigger and bigger. इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा होता जाता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते जाते हैं, hence the polarizability increases and strength of forces increases. सो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव करते हैं इनकी फिजिकल स्टेट भी चेंज होती है और इनके बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होते हैं। जैसे कि फ्लोरीन इज अ गैस एंड इट्स बॉयल एट -188 डिग्री सेंटीग्रेड, -188 कहीं यहाँ पे जाके आएगा। वाइल आयोडीन बॉयल्स एट +184, आयोडीन 184 पे बॉयल करती है आयोडीन, वाइल फ्लोरीन जो है -188। इनका बॉइलिंग पॉइंट फ्लोरीन का कम है बिकॉज स्मॉल साइज, लेस पोलराइजेबिलिटी, लेस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वाइल आयोडीन हैज लार्ज साइज, मोर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन,
It will present in solid state and boiling point will be 184 डिग्री सेंटीग्रेड. ये आपका एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है जिसे आपने अच्छे तरीके से याद भी करना है कि वाई द बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप. ये एक टेबल बना हुआ है जिसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट्स मेंशन है. हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन. जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते जा रहे हैं, ग्रुप नंबर 8 थे में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते जा रहे हैं. पहले -268 है, फिर -245 हुआ, फिर आर्गोन का -185 है, फिर क्रिप्टॉन का -152 है, फिर जीनॉन का -107 है और रेडॉन का -61.8 है. तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जा रहे हैं. माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है बेसिकली वो बड़ी होती है. तो डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट नोबल गैसेस के बढ़ते जा रहे हैं. इस तरह आप हेलोजन्स देखें. हेलोजन्स में फ्लोरीन का -188 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्लोरीन का -34 यहाँ कहीं आएगा, ब्रोमीन का +58, फिर आयोडीन का +184 और एस्टाडीन का 337. तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं बिकॉज डाउन द ग्रुप पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है और इनकी स्टेट भी चेंज हो रही है. नाउ हम अगले फैक्टर पे चलते हैं विच इज द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. जैसे जैसे किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाती हैं. नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेंगे, बेसिकली एटम का मॉलिक्यूल का साइज बढ़ रहा होगा. नंबर ऑफ एटम ज़्यादा, मॉलिक्यूल का साइज ज़्यादा, तो पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा, ग्रेटर विल बी द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस. हेंस जब नंबर ऑफ एटम्स किसी मॉलिक्यूल के अंदर ज़्यादा होंगे, उसका साइज ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा. जैसे कि हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या अल्केन्स की हम बात करते हैं. अल्केन्स में आपके पास इथेन है, CH3 आपने 9th-10th में पढ़े हुए हैं कुछ अल्केन्स. इथेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है -88.6 डिग्री सेंटीग्रेड. इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स हैं 8, हाइड्रोजन 3 और 3 6, कार्बन 2 8. हेक्सेन पे चलते हैं. हेक्सेन के अंदर जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं वो हेक्सेन का एक मॉलिक्यूल, इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, हाइड्रोजन 14 है और कार्बन 6 है. चेन CH3 CH2 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 और CH3. स्ट्रेट चेन की लेंथ बढ़ गई, साइज बढ़ गया. साइज बढ़ा, नंबर ऑफ एटम्स बढ़े, लेंथ बढ़ी, पोलराइजेबिलिटी विल बी मोर. पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी, मोर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. दैट्स वाई इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 68.7 डिग्री सेंटीग्रेड. तो जैसे जैसे चेन लेंथ बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते हैं, देयर विल बी द मोर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. हेक्सेन का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ेगा, देयर विल बी मोर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वाइल इथेन का साइज छोटा है. तो रीजन देखते हैं. ग्रेटर द नंबर ऑफ atoms in a molecule, greater will be the strength of forces because more places are available where these forces of attraction can be attracted to the other molecule. एक साइड है, दूसरी साइड है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी, छठी, 6 साइड्स अवेलेबल हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को जनरेट करने के लिए. चेन लेंथ बढ़ गई है, यहाँ पे सिर्फ 2 साइड्स अवेलेबल थी, यहाँ पे मोर प्लेसेस अवेलेबल हैं. साइज लार्ज हो गया, पोलराइजेबिलिटी बढ़ गई, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ गई. हेंस एज द चेन लेंथ इंक्रीजेज स्टेट चेंजेस फ्रॉम गैसेस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड. वो कहते हैं जैसे जैसे चेन लेंथ बढ़ती है आपके पास स्टेट भी चेंज होती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ती हैं और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते हैं. जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे जो मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट -164, इथेन का फिर ज़्यादा हुआ -88, प्रोपेन का उससे भी ज़्यादा -42, ब्यूटेन का -0.5 और इनकी स्टेट गैसेज हैं. मेंटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है जिसके अंदर 5 कार्बन मौजूद हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट 36.1 हो गया और इसकी स्टेट भी चेंज होगी. हेक्सेन 68, इसकी स्टेट लिक्विड होगी. डिकेन 174, इसकी स्टेट लिक्विड है. आइसोडिकेन का जो ये 327 दिया हुआ है, इट इज़ बेसिकली इन फॉरेनहाइट, ये फॉरेनहाइट में है. आइसोडिकेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है डिग्री सेंटीग्रेड में 166.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, विच इज इक्वल टू 332 और 327 डिग्री फॉरेनहाइट.
अब यहाँ पे अगर हम देखें तो डिकेन जो है उसके अंदर 10 कार्बन होते हैं। डिकेन के अंदर जो 10 कार्बन है वो स्ट्रेट चेन के अंदर लगे हुए होते हैं। 7, 8, 9 और 10 कार्बन स्ट्रेट चेन के अंदर लगे हुए हैं। जबकि आइसोडिकेन में 9 कार्बन स्ट्रेट चेन के अंदर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 कार्बन स्ट्रेट चेन के अंदर, जो 10वीं कार्बन होती है वो ब्रांच के तौर पे लगी होती है। तो आइसोडिकेन में सरफेस एरिया कम हो जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम 166.9, जबकि डिकेन में सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा 174 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एज कंपेयर टू द ब्रांच एंड स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बिकॉज ब्रांच में सरफेस एरिया कम हो जाता है। लो सरफेस एरिया लो बॉइलिंग पॉइंट, वाइल स्ट्रेट चेन में ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। डिकेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है बिकॉज इसके अंदर सरफेस एरिया ज़्यादा है, वाइल आइसोडिकेन का बॉइलिंग पॉइंट कम है 166.9 डिग्री सेंटीग्रेड है, बिकॉज इसका सरफेस एरिया कम, लेस पोलराइजेबिलिटी एंड लेस फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। सो बेटा ये फैक्टर्स थे जो कि इफेक्ट कर रहे थे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है वो आप मुझे कमेंट्स में कर सकते हैं। Thank you so much and Allah Hafiz.